हाँ जी। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स के बारे में। हमारी जो एडजस्टमेंट्स बची हुई हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3, 4 एंड 5 बची हुई है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ दो एडजस्टमेंट्स हैं जिनको हमने और अच्छे से सीखना है। नहीं, दो नहीं, अभी हमारे पास 2, 3, 4, 5 बची है ना। गुडविल वाली बची हुई है अभी। हाँ जी, तो हमारी जो इलस्ट्री एडजस्टमेंट बची हुई है, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 2, 3, 4 एंड 5। 5 को थोड़ा हम अलग से लिख देते हैं और अभी हम उसको नहीं करने वाले। ठीक है, आज की क्लास हमारी कवर करेंगे हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ एडजस्टमेंट के बारे में। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 2 जो बात करती है, इट डील्स विद ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, राइट। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स को हम ओल्ड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बोल सकते हैं। ओल्ड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, एंड लॉसेस। ठीक है जी। एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है, दैट इज अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और एडजस्टमेंट नंबर 4 है, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि इन तीनों एडजस्टमेंट्स का कोर क्या है। ठीक है, तो आपने ध्यान से समझना है और कॉन्सेप्ट को मेरे साथ साथ बिल्ड करना सीखना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अपने दिमाग से। ओके, देखिए ध्यान से समझना। दो पार्टनर्स हैं, ए और बी। इनका रेशियो जो था वो था 1:1। ठीक है, अभी मैं बात करने वाला हूं चेंज इन पीएसआर के बारे में। ठीक, किसके बारे में? चेंज इन पीएसआर के बारे में। इन्होंने प्रॉफिट्स कमाए एंड एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। ठीक है, और ये प्रॉफिट से हमारे 6 लाख रुपए के, कितने के? 6 लाख रुपए के। अच्छा, आप मुझे फटाफट बताइए कि अगर ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो इनको कितना कितना मिलना चाहिए? 3-3 लाख। 3-3 लाख, राइट। अगर कर ले तो, लेकिन ये नहीं करते तो इनका पैसा इकट्ठा हो जाता है। भाई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, तो ये 6 लाख इकट्ठा हो गया। क्लियर है? अब आगे इन्होंने जाके एग्रीमेंट करा फ्यूचर में कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो नया रेशियो है, वो हो जाएगा 3:2। क्या हो जाएगा? 3:2। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो 6 लाख रुपए के प्रॉफिट्स हैं, ये कहां पर अपीयर हो जाएंगे? बैलेंस शीट में आए हुए हैं। बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं आज तक, उन पे राइट कितना था? 1:1 में था, लेकिन आज के बाद कितना हो जाएगा? 3:2 में। ठीक है, आपको पता है ना कि रेशियो चेंज करने का मतलब क्या है? कि आज से हमारा जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। मतलब आज से हमारे बिजनेस के अंदर जो भी है वो हम कैसे बांटेंगे? 3:2 में बांटेंगे। क्लियर है बात? तो अब आप मुझे बताओ कि क्या इस 6 लाख रुपए को 3:2 में बंटना चाहिए, हाँ या ना? नो। मानते हो बात? इसको कैसे बंटना चाहिए? कैसे बंटना चाहिए? 3:2 में? नो, इसको बंटना चाहिए 1:1 में। क्लियर है बात? समझ आ गई? तो अब आपका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? आप क्या करोगे? पहला ट्रीटमेंट ये होना चाहिए, ट्रीटमेंट नंबर 1, कि आप ये जो 6 लाख रुपए है, अगर ये आपके पास एक्चुअल में भी पड़ा हुआ है तो आप इसको क्या करोगे? 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ए को दोगे 3 लाख और बी को दोगे 3 लाख, और अब कहोगे ये प्रॉफिट हम बांट चुके हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट उठ के क्या हो जाएगा? 6 लाख गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो क्या हो गया? 0। हमने बांट दिया प्रॉफिट। क्लियर है बात? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा ये ट्रीटमेंट नहीं करना, कुछ और बताओ, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे,
6 लाख रुपए के प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। अभी 6 लाख रुपए के प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, तो मुझे बताओ कि इस पे राइट जो है वो न्यू पीएसआर में आ जाएगा पार्टनर्स का, न्यू पीएसआर में बांटा जाएगा, ठीक है। कब बटेगा? इन फ्यूचर। क्लियर है? तो मुझे बताओ ए और बी को कितना पैसा मिल रहा है, ए और बी के राइट्स कितने हो गए इन प्रॉफिट्स के अंदर, ए का हिस्सा कितना है और बी का कितना है, बता सकते हो? ये हो जाएगा 3,60,000 और 2,40,000। क्लियर है? अब कंपेयर करो पुरानी सिचुएशन और अभी की सिचुएशन, ध्यान नहीं है ना सबका? अब कंपेयर करो, ए खुश होगा या दुखी होगा? खुश होगा, बिकॉज ए गेन्स, ए को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, ए को फायदा हो रहा है 60,000 रुपए का, एंड बी को क्या हो रहा है? बी सैक्रिफाइसेस, राइट। बी को कितने का सैक्रिफाइस हो रहा है? 60,000 रुपए का। क्या ये अनफेयर है या फेयर है? अनफेयर है, राइट। अननेसेसरली जो 3 लाख मिलना चाहिए था, अब आपका रेशो चेंज कर दिया। सपोज किसी को अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगा? रेशो चेंज करेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं तो आप लोग उसको क्या करेंगे? रोक देंगे, ठीक है। यू विल स्टॉप देम, और आप क्या कहने वाले हो कि भाई रुक जाओ, एडजस्टमेंट करनी जरूरी है। और वो एडजस्टमेंट किस अमाउंट की होगी? प्रॉफिट नहीं बांटना, 60,000, ठीक है। बताओ क्या करेंगे? ए टू बी की एंट्री पास कर देंगे, जिसमें हम ए से 60,000 रुपए ले लेंगे और बी को दे देंगे। क्लियर है बात? दिस इज कॉल्ड, ए कॉम्पेंसेट करेगा और बी को कॉम्पेंसेशन मिलेगा। क्लियर है बात? कोई डाउट? अब हम क्या करने वाले हैं, इसी इसी मेथड को हर जगह अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये थी मेरी एडजस्टमेंट नंबर 2, जिसके अंदर मैंने रिजर्व्स की बात करी, मैंने प्रॉफिट कमा ली, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 के बारे में। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या है यहाँ पर? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। आप सिर्फ इसको एक स्टोरी की तरह समझिए, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका आपकी बुक की नॉलेज से कोई लेना देना ज्यादा नहीं है, ना ही आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा हेल्प करेगा, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को समझने में बहुत हेल्प करेगा। चले आगे। अब आपको सबसे पहले गुडविल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये गुडविल होती क्या है? ठीक है, अगर हम इसको थियोरेटिकल पार्ट इसका डिस्कस करें तो इट इज अ इंटेंजिबल फिक्स एसेट, राइट। लेकिन अगर हम इसका मीनिंग डिस्कस करें तो गुडविल का एक्चुअल मतलब क्या है? गुडविल का मतलब क्या है? फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट, फ्यूचर में मिलने वाले एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स क्या है? ठीक है, गुडविल हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करवाती है ना। दो लोग काम कर रहे हैं, एक ज्यादा कमा रहे हैं, कम कमा रहा है, सेम काम करके, तो वो बिकॉज ऑफ देयर गुडविल। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, वही एक ट्यूशन जसने पढ़ाता है, मैं कमाता हूँ 20,000 रुपये महीना, जसने कमाता है 80,000 रुपये महीना, तो वो क्यों कमा रहा है? उसकी गुडविल की वजह से, ठीक है। क्लियर है? तो गुडविल से हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलते हैं, पहली चीज क्लियर है। और गुडविल बनती कैसे है? अपने पास्ट एफर्ट से। आपके पास्ट एफर्ट्स क्या है, रिजल्ट क्या है, राइट। ठीक है, तो फ्यूचर में मिलने वाले एक्स्ट्रा प्रॉफिट ड्यू टू इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने पास्ट एफर्ट्स करे हुए हैं। क्या करे हुए हैं? पास्ट एफर्ट्स करे हुए हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट कब मिलने वाले हैं? फ्यूचर में। प्रॉफिट्स मिलेंगे, मिलेंगे, आज है नहीं। समझ आ रही बात? ये प्रॉफिट मिलेंगे, आज है नहीं। अगर आज होते तो ट्रीटमेंट नंबर 1 यूज हो जाता। ट्रीटमेंट नंबर 1 क्या कहता है? ऊपर ट्रीटमेंट नंबर 1 क्या था? ट्रीटमेंट नंबर 1 कहता है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, यही कहता है। अभी करा ना आपने, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो, यही था। ऊपर हमने ट्रीटमेंट नंबर 1 में क्या समझा था? कि जो 6 लाख का प्रॉफिट था हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि प्रॉफिट्स हैं। क्या गुडविल के प्रॉफिट्स हैं या फ्यूचर में होंगे? फ्यूचर में होंगे। तो ट्रीटमेंट नंबर 1 की एप्लीकेबिलिटी यहाँ क्या हो गई? खत्म हो गई। बांट तो सकते नहीं, जब बांट नहीं सकते तो यहाँ कौन सा आ गया? ट्रीटमेंट नंबर 2 चल जाएगा। कैसे? अब आप कहोगे सर प्रॉफिट है तो नहीं, होंगे, लेकिन ये तय है कि कितने प्रॉफिट्स होंगे। फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन वो किसकी वजह से? पास्ट की वजह से।
है ना। तो अब ट्रीटमेंट नंबर 2 अप्लाई करोगे तो क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्लियर है। तो गुडविल भी प्रॉफिट्स की तरह ही ट्रीट करा जाता है, सिर्फ फर्क क्या है, प्रॉफिट जो आप अर्न कर चुके हो वो आपकी बुक्स में दिख रहे हैं, और जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो आपकी बुक्स में अभी दिख नहीं रहे हैं। तो इसमें यार ट्रीटमेंट नंबर 2 लग जाएगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्लियर है बात। तो इसलिए एडजस्टमेंट नंबर 3 की जो एंट्री होती है दैट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। दिस इज एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। ठीक है जी, चले आगे। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पे। इसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब इसमें ये तो सबको पता है कि रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। हमारी जो ओल्ड वैल्यूज हैं, हमें लग रहा है कि अब ये हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं इनकी वैल्यू ओल्ड जो है, अब उसको रीवैल्यू कराना चाहिए क्योंकि लग नहीं रहा सही फिगर से। ठीक है। या फिर अब पार्टनरशिप के अंदर मेजर चेंजेस हो रहे हैं तो हमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू कराना चाहिए। अब हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू क्यों कराना चाहिए, मैंने पहले डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप भी डिस्कस करो। अब इनकी न्यू और रिवाइज वैल्यूज है, न्यू और रिवाइज वैल्यूज जैसे कि मेरी एसेट थी, मेरे पास एक लैंड था 10 लाख का, और आज की डेट में उसकी वैल्यू हो गई 15 लाख। कितनी हो गई है, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा है इसके अंदर एक हिडन प्रॉफिट आ गया, आ गया, आया नहीं आया। भाई लक्ष्य ने ये जो हुडी पहनी हुई है ये ली थी 500 रुपए की, लेकिन अभी 5,000 इसकी वैल्यू हो गई है। भाई शॉर्ट है, ये ब्रांड मिलता ही नहीं। 5,000 की हो गई है, कितने का प्रॉफिट है, 4.5 हो गया प्रॉफिट। अनअर्नड प्रॉफिट्स बोलते हैं इसे, हम क्या बोलते हैं, अनअर्नड प्रॉफिट्स। हो तो गया है लेकिन ये अर्नड नहीं है ना। ये हमारी एसेट की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है। अब एक बात बताओ, एसेट की वैल्यू अगर एप्रिशिएट होगी उसका सेकंड इफेक्ट कहां पड़ेगा, कैपिटल भी एप्रिशिएट होगी। एसेट किसकी, ऑनर्स की। ऑनर की एसेट बढ़ रही है तो ऑनर की कैप वो एसेट किससे बन के आई है, कैपिटल से बनी है ना। ऑनर की एसेट्स ऑनर की कैपिटल से बनी है, तो अगर एसेट्स में वृद्धि होगी, एप्रिसिएशन होगा, तो कैपिटल में भी एप्रिसिएशन होगा। तो जब भी हम रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का, ऐसा एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है। ठीक है। अगर एसेट की वैल्यू 15 लाख हो गई तो हमें हिडन प्रॉफिट कितने का हो गया, 5 लाख का। ठीक है, ठीक है। इस हिडन प्रॉफिट को हमने नाम क्या दे दिया, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। अब मेरा एक क्रेडिटर था 5 लाख रुपए का, कितने का, क्रेडिटर समझते हो ना, जिसको हमने पैसा देना है। भाई क्रेडिटर था, अब उससे मेरा डिस्प्यूट चल रहा था कि तेरा माल अच्छा नहीं है भाई, तो मैं तुझे 5 लाख तो नहीं देने वाला। वो मान गया 3 लाख में, कितने में, 3 लाख में मान गया। अच्छी बात है बुरी बात है ना। तो क्या मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, मैंने दिखाया कितना हुआ था, 5 लाख का, लेकिन मुझे उसको देने कितने पड़ेंगे, 3 लाख। सेटल हो गया, कोर्ट से सेटल हो गया, लिखित में हो गया कि 3 लाख में हम सेटल कर रहे हैं। होता भी ऐसा, कहीं पैसा फंस जाता है तो बंदा कहता है तू यार जितना कह रहे दे फटाफट। तो 7 लाख का प्रॉफिट हो गया। क्यों हुआ ये, क्यों हुआ, क्योंकि हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज की जो रिवाइज वैल्यूज है, ठीक है, रिवाइज वैल्यूज है वो बढ़ गई है या फिर कम हो गई है। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो 7 लाख का प्रॉफिट है, यहाँ पे दोनों ट्रीटमेंट अप्लाई हो जाते हैं, ट्रीट क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ है। ये रिवैल्यूएशन कौन करता है, आप ही लोग करोगे। ठीक है। सीए वैल्यूएशन, मतलब वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स में सीएस भी होते हैं, जिनका काम ही क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज को वैल्यू करना, इवैल्यूएट करना। तो उसके अंदर वो सारी एसेट्स और लायबिलिटीज के रजिस्टर्स लेकर आता है, वैल्यू चेक करता है, मार्केट वैल्यू से कंपेयर करता है। ठीक है, मार्केट में अपने बंदे बेच के पता लगवाते हैं क्या वैल्यू चल रही है। ठीक है, तो एक सर्टिफिकेट भी देता है वो कि भाई एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू ये है हमारी, और वो सर्टिफिकेट बहुत जगह काम भी आता है, लोन लेने के लिए और भी बहुत सारी चीजें। तो अब देखो ट्रीटमेंट, ये 7 लाख का प्रॉफिट तो हो गया हमें। अब इसका ट्रीटमेंट नंबर 1 यहाँ का अप्लाई हो सकता है, यस, क्योंकि एक्चुअल में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू आज की डेट में बढ़ गई है या फिर कम हो गई है ना। तो ये अप्लाई हो सकता है, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आ गया तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पीएस। ये ट्रीटमेंट नंबर 1 है।
लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो दो चीजें होंगी। वो दो चीजें क्या है? एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा जो आपको बताएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। और दूसरा, जब आप रीवैल्यू करेंगे तो न्यू वैल्यूज इन बैलेंस शीट में न्यू वैल्यूज को दिखाओगे आप, ये वादा है। प्रॉफिट और लॉस कब होगा? प्रॉफिट और लॉस कब होगा? जब आप नई वैल्यू दिखाओ तभी तो होगा प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। नहीं तो वो प्रॉफिट और लॉस सिर्फ समझने के लिए, एक्चुअल में बुक्स में तो आ ही नहीं रहा। क्लियर है बात? तो ट्रीटमेंट नंबर 1 की दो कंडीशन, पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, दूसरा आप न्यू वैल्यूज दिखाओगे तो आप प्रॉफिट बांट लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्चुअल में आप प्रॉफिट को दिखा रहे हो। लेकिन आपने रिवैल्यूएशन तो करा लिया, रिवैल्यूएशन तो करा लिया, लेकिन बोला ओल्ड वैल्यूज विल अपीयर, ओल्ड वैल्यूज विल बी शोन। कौन सी वैल्यूज आएंगी? तो आपने इस कंडीशन को ब्रेक कर दिया, तो इसलिए ट्रीटमेंट नंबर 1 अप्लाई नहीं होगा। यहां कौन सा ट्रीटमेंट अप्लाई हो जाएगा? ट्रीटमेंट नंबर 2। और ट्रीटमेंट नंबर 2 क्या कहता है? एंट्री क्या होती है? सर ये तो तीनों एडजस्टमेंट में सेम चीज आ गई है ना भाई, कभी सोचा था? सेम ही तो है सब में, ठीक है। याद रहे, प्रॉफिट होगा तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और लॉस होगा तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती है। मीनिंग सेम ही है। आपको लग रहा है ये एंट्री चेंज है, ये एंट्री चेंज नहीं, ये एक ही है। ये एंट्री का मतलब भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही है। लेकिन इसमें लॉस के केस में जो गेनिंग पार्टनर होता है वो क्या बन जाता है? सैक्रिफाइसिंग। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या हो जाता है? गेनिंग, ठीक है। तो आप इसको सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चेंज इन शेयर। क्लियर है? समझ आई बात? सार आपने देखा तीन एडजस्टमेंट, तीनों में सेम ट्रीटमेंट है, कोई चेंज था? और हमें लगता है कि यार इतना बड़ा चैप्टर, देख रहे हो आप, ये बड़ा चैप्टर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहा है तो हमें बड़ा लगता है। ओके, तो यही चीजें अप्लाई होने वाली हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो यू में आ सकते। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट, अपनी लास्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 5, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये एडजस्टमेंट करने के बाद हम पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, ठीक है। अब देखिए, ए बी और सी पार्टनर्स हैं, इनकी जो कैपिटल निकल कर आई वो आ रही है 3 लाख, इसकी आ रही है 4 लाख, और इसकी आ रही है 5 लाख। ओके, क्लियर है? इनका जो न्यू रेशियो है वो है 3:1। कितना है? 3:1। और इन्होंने अब जो नया एग्रीमेंट बनाया उसमें लिखा हुआ है कि कैपिटल भी कैसे कंट्रीब्यूट करी जाएंगी? 3:1 में। अगर रेशियो 3:1 है तो कैपिटल भी क्या होगी? 3:1। तो अब बताओ इनकी टोटल कैपिटल कितनी है? 3, 4, 7 और 5, 12 लाख, राइट। इस 12 लाख को 3:1 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। ये इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल है। क्या चाहिए? इतनी रिक्वायर्ड कैपिटल। अब आप मुझे बताइए, बताओ ए क्या करेगा? 3 लाख रुपए लेकर आएगा, है ना। जब ये पैसा लेकर आएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। ये ना लेकर आएगा ना लेकर जाएगा, और ये 3 लाख रुपए क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। क्लियर है जी? अब आप मुझे बताइए, जब ये लेकर आएगा तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट। और अगर ये लेके नहीं आ रहा, लेके तो आनी है, लेकिन ये लेके नहीं आ रहा तो क्या करोगे? हाँ, ए को डेटर बना दोगे। डेटर बनाने के लिए आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। लेना है, मैंने सिखाया हुआ है, लेना है तो डेबिट, देना है तो क्रेडिट। अब इससे पैसा लेना है तो ए का करंट अकाउंट आप डेबिट मार। क्वेश्चन नहीं, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि वो पैसा लेकर आएगा तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो क्या करोगे? क्वेश्चन ने बोला ही विल ब्रिंग कैश, सो ही हैज टू ब्रिंग कैश। क्वेश्चन इज साइलेंट तो आप क्या करोगे? अपने आप कैश मंगाओगे? नहीं, उस केस में आप करंट अकाउंट डेबिट कर सकते हो, ठीक है। और एंट्री क्या हो जाएगी? टू एज कैपिटल। क्लियर है? ठीक है, समझ आ रही बात? अब नेक्स्ट, ये 3 लाख रुपए जो है, अगर ये विड्रॉ कर रहा है, सी विड्रॉ कर रहा है तो एंट्री क्या होगी? विड्रॉ करने में, अगर वो विड्रॉ कर रहा है एक्चुअल में,
सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल कम हो जाएगी कितने से, 3 लाख से। ये पैसा निकाल रहा है, अगर एक्चुअल में विड्रॉ कर रहा है तो टू कैश, और अगर ये विड्रॉ नहीं कर रहा है, कैश नहीं निकाल रहा, तो ये पैसा हम इसके कौन से अकाउंट में डाल देंगे, करंट अकाउंट में। दिखा देंगे भाई इसका पैसा यहाँ 3 लाख यहाँ पड़ा हुआ है। क्लियर है? क्वेश्चन कह रहे हैं ये विड्रॉ करेगा, कैश में विड्रॉ कर लेगा, तो आप टू कैश कर दोगे, काम खत्म, पैसा चला जाएगा, बैलेंस शीट में भी लेस हो जाएगा। और अगर नहीं लिखा हुआ कुछ भी, तो आप उसको एक करंट अकाउंट खोलते हैं, दिखाते हैं इसका पैसा करंट अकाउंट। क्लियर है? कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। यही एडजस्टमेंट और क्या है?